नमस्कार, मैं प्रोफेसर लक्ष्मी शर्मा आपका अपने चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। आज का जो विषय है वो बहुत ही उत्तम विषय है। व्हाट इज़ नॉलेज? ज्ञान क्या है? सब कुछ जानना उस ज्ञान है। इस ब्रह्मांड में सर्वत्र ज्ञान है। जैसे कि ये रंग क्या है, ये खुशबू क्या है, ये रोशनी क्या है, ये प्रकृति क्या है, ये सूरज चांद और तारे क्यों हैं, ये दिन और रात क्यों हैं, ये मैं हूँ तो क्यों हूँ, ये आप हैं तो क्यों हैं, ये सब जानना ज्ञान है। और इस ब्रह्मांड में सर्वत्र व्याप्त ज्ञान को प्राप्त करने का जो माध्यम है वह है मस्तिष्क। और मस्तिष्क को परिष्कृत करके ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। और स्कूल, घर, गुरुकुल, वेद, पुराण, ध्यान, योगा, संगीत, नृत्य, कला और ये प्रकृति, ये सब ज्ञान प्राप्त करने के साधन हैं। और ये जो मनुष्य का शरीर है, यह ज्ञान को प्राप्त करने का सबसे सर्वोत्तम माध्यम है, जिसके द्वारा हम इस संपूर्ण ब्रह्मांड के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, न ही ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन नात्मनि विन्दति। अर्थात इस दुनिया में ज्ञान के समान अन्य कुछ भी पवित्र नहीं है। और इस मनुष्य रूप में जब जन्म लिया है तो इस ज्ञान को प्राप्त करना ही सबसे उत्तम लक्ष्य है। हर मनुष्य का ये लक्ष्य है कि वह ज्ञान को प्राप्त करे। और ज्ञान जो है वह एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो आइए, ये ज्ञान क्या है और इसका क्या अर्थ है, आज हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ज्ञान का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ नॉलेज। ज्ञान जो है ये वह है जो हम जानते हैं। नॉलेज इज व्हाट वी नो, जो हम जानते हैं वही ज्ञान है। अब हमारा ज्ञान बहुत सीमित हो सकता है। जैसे कि हम ये मान लें कि हमने इस संसार का जो फिजिकल मैप है उसको देखा है, जो वर्ल्ड का मैप होता है, मान लीजिए हमने उसको देखा है, तो हमारा ज्ञान केवल उस मैप के अध्ययन तक ही सीमित है कि हमें उसकी ज्योग्राफिकल बाउंडेशंस पता हैं। अगर हम देखें वर्ल्ड के मैप को, या सब हम और इसको एक सीमित अर्थ में ले लें, मान लीजिए हमने इंडिया का मैप देखा है, तो हमारे मस्तिष्क में एक ज्ञान है कि इंडिया की ये जो भौगोलिक लाइन है, जो सीमा रेखा है, उसके आधार पर हम कर सकते हैं। लेकिन इंडिया बहुत कुछ है, उसके अंदर कितनी भाषाएं हैं, कितने प्रांत हैं, उनका क्या कल्चर है, क्या तहजीब है, तो ज्ञान अनंत है। लेकिन हमारे लिए ज्ञान कितना है, जितना ज्ञान हमें मालूम है। तो हमें क्या करना है, अपने ज्ञान को बढ़ाना है, इसकी अपनी डायमेंशंस को, इसकी नॉलेज को हमें और अपडेट करना है, इसको और बढ़ाना है विभिन्न माध्यमों से। वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो जो ज्ञान प्राप्त करना है वो बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस है, एक बहुत जटिल मानसिक प्रक्रिया है। तो हमने यहाँ पर कह सकते हैं कि नॉलेज मीन्स टू नो समथिंग विच इज़ न्यू, एड टू आवर एक्सपीरियंस, वाइडन आवर बिहेवियर। यानी कि ज्ञान वह है जो कि हमें कुछ नया, हमें जिससे मालूम पड़े, जो हमें पहले से मालूम है उसमें और हमारे अनुभव को बढ़ाए और हमारे व्यवहार को और भी अच्छा करे। या कह लीजिए कि फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस और एजुकेशन बाय परसीविंग, डिस्कवरिंग और लर्निंग इज नॉलेज। नए नए तथ्य, नई नई सूचनाएं और नए नए कार्य करने की कुशलताओं को, स्किल्स को सीखना, या अनुभव के द्वारा या शिक्षा के द्वारा, और उनको खोजना, वही ज्ञान है। तो इसका अर्थ ये है कि द सम ऑफ व्हाट इज नोन, जो हमें पता है वही ज्ञान है। और भारतीय दर्शन के अनुसार नॉलेज इज द ब्रेकिंग द वेल ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान को दूर करना ही ज्ञान है। भारतीय दर्शन कहता है कि ज्ञान वह है जिससे हम अज्ञानता को, इग्नोरेंस को जो है हम दूर कर सकें। तो ये हैं इसके अर्थ। डेफिनेशंस ऑफ नॉलेज, नॉलेज की क्या परिभाषाएं हैं। प्लेटो हैज़ एग्जामिन्ड 3 डेफिनेशंस ऑफ नॉलेज। प्लेटो ने नॉलेज के 3 डेफिनेशंस दी हैं।
सबसे पहला उसने कहा कि नॉलेज इज परसेप्शन और सेंसेशन, यानी कि जो हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं उनके द्वारा जो हमें अनुभव होता है वह ज्ञान है। संवेदनाओं को जो हम अनुभव करते हैं तो वह ज्ञान है। और नॉलेज इज ट्रू बिलीफ, विश्वास करना ज्ञान है, कि हम किसी चीज़ के ऊपर अगर हम पूरा विश्वास करते हैं तो वो ज्ञान है। एंड नॉलेज इज अ ट्रू बिलीफ अकम्पनीड बाय अ रैशनल ग्राउंड, और किसी तार्किक आधार पर अगर हम विश्वास करते हैं तो वह ज्ञान है। तो फाइनली प्लेटो ने कहा कि जो नॉलेज है वो एक जस्टिफाइड ट्रूथ है, यानी कि ऐसा एक सत्य जिसको कि जस्टिफाई किया जा सके, जिसको रैशनली समझाया जा सके, तार्किक तरीके से जिसको हम बता सकें कि ये सच है, वही ज्ञान है, यानी कि सत्य ही ज्ञान है। एंड डीवी डिनोट्स नॉलेज एज इन्फरेंस फ्रॉम ट्रूथ, डीवी ने कहा कि जो सत्य है वही ज्ञान है। भारतीय दर्शन के अनुसार आदर्शों को प्राप्त करना ज्ञान है, और अलग अलग दर्शन ने ज्ञान की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे बौद्ध दर्शन ने कहा है कि ज्ञान वह है जो मनुष्य को सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाए। सोक्रेटिस ने कहा ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, और शंकर ने कहा है, शंकराचार्य जी ने कहा है कि ब्रह्म को सत्य जानना ज्ञान है। जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, उनको सत्य जानना ही ज्ञान है, और जो वस्तु जगत है यानी कि ये जो संसार है उसको सत्य जानना अज्ञान है। विलियम जेम्स ने कहा है कि ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम है। आप कितने सक्सेसफुल हैं और कितने आपने व्यवहारिक प्राप्ति जो आपने कितनी की है समाज में, वही ज्ञान है। प्रोफेसर रसेल ने कहा है कि ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। तो ये ज्ञान की अलग अलग परिभाषाएं हैं। एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं कि ज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर ज्ञान का अध्ययन किया जाए उसको हम एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। दर्शन की वह शाखा, फिलॉसफी की वह ब्रांच जिसके अंदर नॉलेज की स्टडी की जाती है उसको हम एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। एपिस्टेमोलॉजी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड एपिस्टेमी से निकला है, जिसका मतलब है नॉलेज, और लोगोस का मतलब है साइंस, यानी कि साइंस ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड एपिस्टेमोलॉजी। Epistemology is the branch of philosophy which examines questions about the nature of knowledge and how we get it. दर्शन की वह शाखा जो ये बताए कि ज्ञान क्या है, ज्ञान की नेचर क्या है, और जो नॉलेज है वो हम कैसे लेते हैं, उस दर्शन की उस शाखा को हम एपिस्टेमोलॉजी या हिंदी में कहें ज्ञान मीमांसा कहते हैं। इसके अगर एक एक वर्ड को देखें तो अपने आप में ही बहुत ही विस्तृत व्याख्या ज्ञान की प्रस्तुत करता है। जैसे ई का मतलब है एसेंस ऑफ नॉलेज, पी का मतलब है पर्पस या प्रोसेस ऑफ नॉलेज, आई का मतलब है इंटेग्रिटी ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिफाइड बिलीफ्स, एस का मतलब है सोर्सेज ऑफ नॉलेज, टी का टाइप्स ऑफ नॉलेज, ई का इफेक्ट ऑफ नॉलेज, एम का मीनिंग या मेथड ऑफ नॉलेज, ओ से ओरिजिन ऑफ नॉलेज, एल से मतलब है लॉजिकली जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ्स, ओ का मतलब है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉलेज, जी का जनरलाइजेशंस ऑफ नॉलेज, एंड वाई का यील्डिंग ऑफ नॉलेज। तो एपिस्टेमोलॉजीज अगर हम देखें तो वो ज्ञान की इतनी सारी बातों को डिफाइन करता है। अब नॉलेज के की एलिमेंट्स क्या हैं? नॉलेज के 3 की एलिमेंट्स होते हैं, ट्रुथ, बिलीफ और जस्टिफिकेशन। सबसे पहले कि बिलीफ क्या है। बिलीफ का मतलब होता है एक्सेप्टेंस, ओपिनियन, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी की एग्जिस्टेंस के बारे में हमारी क्या ओपिनियन है, हमारी क्या एक्सेप्टेंस है, और हमारा कितना दृढ़ विश्वास है, कितनी कन्विक्शन के संग हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, वो हमारा बिलीफ होता है। और जो बिलीफ है ये हमारा एक इंटरनल थॉट है, ये हमारी अपनी मेमोरी है जो हमारे अपने माइंड में होती है कि हम उसको कितने गहराई से हम उसको स्वीकार करते हैं, वो हमारा विश्वास है कि हम उसमें कितना बिलीव करते हैं। तो नॉलेज के लिए सबसे पहले उसमें एक कंपोनेंट एलिमेंट होना चाहिए, वो होना चाहिए बिलीफ। दूसरा है ट्रुथ। ट्रुथ का मतलब कि उसमें कितने फैक्ट्स हैं, कितनी रियलिटीज़ हैं,
और वो फैक्ट्स और रियलिटी के संदर्भ में हम उसको देख सकें, उसको जज कर सकें, वो हमारा ट्रुथ है। लेकिन ट्रुथ के संग ये है कि ट्रुथ एक सब्जेक्टिव और ओपिनियन है। ये ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और सब्जेक्टिव भी हो सकता है। ट्रुथ हर व्यक्ति का अलग भी हो सकता है। मेरा ट्रुथ मेरी परसेप्शन के हिसाब से, और मैं किसी भी चीज़ को कैसे अप्रोच करती हूँ, उसके बेस पर मेरा ट्रुथ आपके ट्रुथ से डिफरेंट हो सकता है। कि कोई भी घटना है या कोई भी बात है, उसको मैंने कैसे लिया है, मैंने कैसे परसीव किया है, उस घटना के बारे में मेरे अपने क्या बिलीफ हैं, और उस घटना को अप्रोच करने का मेरा क्या तरीका है, मैं कैसे सोचती हूँ, उससे मेरा ट्रुथ और आपका ट्रुथ अलग अलग हो सकता है। और इसी ट्रुथ के संदर्भ में एक होता है एब्सोल्यूट ट्रुथ। उस एब्सोल्यूट ट्रुथ जो है वो टोटली ऑब्जेक्टिव है, उसमें मेरी सच्चाई और आपकी सच्चाई का कोई फ़र्क नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रुथ, जो कि कोई भी सरकमस्टांसेस है वो चेंज नहीं होता है, एंड इट इज़ समथिंग विच इज़ ट्रू एट ऑल टाइम्स इन ऑल प्लेसेस। वो सर्वत्र सब जगह बिल्कुल एक समान है और जिसको कि चेंज नहीं किया जा सकता। दैट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट ट्रुथ या यूनिवर्सल ट्रुथ, जो कि सब्जेक्टिव नहीं है, जो कि टोटली ऑब्जेक्टिव है। और जो ट्रुथ है वो जस्टिफाइड होना चाहिए। तो थर्ड पॉइंट आता है कि जस्टिफिकेशन, कि हम उसे जस्टिफाई कर सकें और ये जो है हम उसे सपोर्ट कर सकें किन्हीं फैक्ट्स के थ्रू। और चाहे हमारा जो ट्रुथ है वो हमारी डिफरेंट पर्सपेक्टिव और डिफरेंट अप्रोच की वजह से पर्सन टू पर्सन कितना भी डिफ़र करे, लेकिन अगर हम उसे जस्टिफाई कर रहे हैं विद फैक्ट्स एंड प्रूफ्स, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो एक कॉन्क्रीट नॉलेज का बेस है। तो नॉलेज जो है, ज्ञान के 3 आधार होते हैं, ट्रुथ, बिलीफ और जस्टिफिकेशन। यानी कि सबसे पहले जो उसका एसेंशियल एलिमेंट है नॉलेज का, वो है विश्वास, यानी कि विश्वास की अनिवार्यता। विश्वास होना चाहिए। हमारा जो ज्ञान है वो विश्वास के बेस पर बना है। तो पहली चीज़ है विश्वास। दूसरा है कि हम उस विश्वास को सत्य माने, तो विश्वास का सत्य होना। और तीसरा है कि हम उस विश्वास को प्रूफ कर सकें, उसको प्रमाण दे सकें। तो किसी भी नॉलेज के ये 3 एलिमेंट होते हैं, ट्रुथ, बिलीफ एंड जस्टिफिकेशन। अब इसके सोर्सेस क्या हैं, ज्ञान के क्या स्रोत हैं, ज्ञान को हम किन स्रोतों से ले सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्रोत आता है वो आता है इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट होते हैं जैसे कि जिसे हम कह सकते हैं मूल प्रवृत्ति, इन्नेट बिहेवियर, जो कि बाय बर्थ हम लेकर पैदा होते हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं। तो वातावरण में या हमारे एटमॉस्फेयर में कोई भी चीज़ होती है तो उसका जो इंस्टेंट जो उसका आंसर देते हैं, जो रिस्पॉन्स करते हैं, वो हमारे इन्नेट बिहेवियर होते हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जो कि इंसान के वश में नहीं है और इंसान उनको लेकर पैदा हुआ है, बेसिक इंस्टिंक्ट हैं। उन बेसिक इंस्टिंक्ट्स में से हैं एक लव, एक हेट और एक फियर। डर, प्यार और घृणा, ये 3 चीज़ें, जो ये 3 जो है, ये दीज आर बेसिक इंस्टिंक्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स जो है इनको लेकर पैदा होते हैं और ये उनकी बेसिक है। तो इसके आधार पर जो कोई भी एक्शन होता है या जो भी ज्ञान हमें मिलता है वो हमें एक हमारी सोर्स ऑफ नॉलेज है। जैसे हम कहें कि एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स का जितना भी बिहेवियर होता है वो इंस्टिंक्ट के बेस पर होता है। मतलब जैसे कि भूख लगना, प्यास लगना और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एक बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं जो कि एनिमल्स इमीडिएटली इसको शो करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। और इनका एक सेट पैटर्न है। जैसे कि चिड़िया है, अब चिड़िया ने जो घोंसला बनाना है जो है वो कहीं से सीखा नहीं है। वो जब उनका मेटिंग टाइम होता है, जब रिप्रोड्यूस करने का टाइम होता है, तो वो बर्ड अपने आप उसके बेसिक इंस्टिंक्ट के आधार पर, अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पर वो अपने आप एक अपने लिए नेस्ट बनाती है, अपने लिए घोंसला बनाती है। तो ये जो आर्ट है उसके अंदर, ये जो स्किल है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ बेसिक इंस्टिंक्ट। इसी तरह से जो बेसिक इंस्टिंक्ट है वो
कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी इंसान है या एनिमल है, उनकी दो बेसिक इंस्टिंक्ट होती हैं। पहला है सर्वाइवल और दूसरा है सेल्फ प्रिजर्वेशन। सबसे पहले तो अपने आप को सर्वाइव करना, अपने आप को बचाना। टू सर्वाइव इज़ द मेजर इंस्टिंक्ट बिहेवियर, कि हमें अपने आप को बचाना है। और इस सर्वाइवल के लिए क्या है, फूड है, वाटर है। तो ये ड्राइविंग फोर्स हैं जिनके आधार पर, जिनकी बेस पर इंसान जो है या जो कोई भी एनिमल है वो काम करता है। और दूसरा है सेल्फ प्रिजर्वेशन, यानी कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरी जनरेशन्स रहें, तो रिप्रोड्यूस करना। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये बेसिक इंस्टिंक्ट हैं। बस इसमें ये फ़र्क है कि जो एनिमल्स हैं वो अपने इस इन्नेट बिहेवियर को या इंस्टिंक्ट को इमीडिएटली एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में शो करते हैं, रिस्पॉन्ड देते हैं। जबकि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो इन्नेट बिहेवियर होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ दैट, इंस्टिंक्ट जो है वो थोड़ा वो कॉन्शियसली उसके ऊपर बिहेव करते हैं, एनवायरनमेंट को देखते हैं, यानी कि दे हैव अ कंट्रोल उनका बिहेवियर होता है। ह्यूमन बींग्स का अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर भी थोड़ा सा कंट्रोल होता है और वो एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होकर ही काम को करते हैं, कंट्रोल्ड स्टेट में करते हैं। जबकि जो एनिमल्स होते हैं वो इमीडिएटली अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पर इंस्टिंक्ट बिहेवियर को शो करते हैं। तो इससे भी एक नॉलेज मिलती है। इंस्टिंक्ट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ नॉलेज। दूसरी तरह का जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो है सेंस परसेप्शन। हमारी जो बॉडी है उसमें 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, और ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं ये डिफरेंट इंफॉर्मेशंस को परसीव करते हैं, उनको लेते हैं और हमारे ब्रेन में भेजते हैं। तो जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं ये सेंसेस को परसीव करके हमारे ब्रेन में भेजती हैं। और जो ब्रेन है हमारा वो एक बहुत ही लाजवाब डिकोडर है, और ब्रेन उसको डिकोड करता है और उस जो हमारे सेंस ऑर्गन्स ने, जिस पर्टिकुलर सेंस ऑर्गन ने जो इन्फॉर्मेशन परसीव की है, अगर वहाँ कोई रिप्लाई देना है, कोई उसका आंसर करना है, कोई रिस्पॉन्स करना है उस स्टिमुलस का, तो ब्रेन उसका जो रिस्पॉन्स है, रिएक्शन है, उस ऑर्गन को देता है जहाँ से सेंसेशन आई। जैसे मान लीजिए कि हमारे हाथ ने किसी चीज़ को, गर्म चीज़ को टच किया, तो जो हीट का सेंसेशन है वो हमारे स्किन से, जो हमारे स्किन है वो एक सेंस ऑर्गन है, तो स्किन से वो होता हुआ सीधा कहाँ गया, ब्रेन में गया। ब्रेन ने ये उसको डिकोड किया कि वो हीट है और बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो वो ब्रेन तुरंत क्या करेगा, उसको ऑर्डर देगा कि हाथ हटा लो, तो सेंसेशन आई। और ये फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के अंदर ये हमारा जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है वो अपने आप करता है, ऑटोमेटिकली करता है। इतना बढ़िया सिस्टम जो है सेंसरी ऑर्गन्स का और ब्रेन का है। और इसमें लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसा कोई स्टिमुलस नहीं मिला है जिसका इमीडिएट रिस्पांस देना पड़े, कि मान लीजिए कि कोई ऐसी घटना नहीं है कि जिसका तुरंत आंसर देना है, बस आप बैठे हैं, देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आप सुन रहे हैं, तो आपकी क्या हो रही है, लर्निंग हो रही है, आप सीख रहे हैं। तो वो अगर मान लीजिए कि उस वक्त कुछ नहीं करना, तो वो लर्निंग कैसे करेगा कि आप जो भी 5 सेंस ऑर्गन से आप जो भी इंफॉर्मेशंस को हम ले रहे हैं वो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जा रहा है। अब क्योंकि ब्रेन को कोई रिस्पांस नहीं देना है, तो ब्रेन उसका क्या करेगा, उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का एक यूनिक प्रोटीन बना देगा और इस प्रोटीन को मॉलिक्यूलर रूप में वो कोड कर देगा। और इस तरह से वो जो इंफॉर्मेशन है वो मेमोरी में एज ए नॉलेज जो है वो इकट्ठा होता चला जाएगा, ऑर्गेनाइज होता चला जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हमने इंफॉर्मेशंस को परसीव किया और ब्रेन ने उसको डिकोडिंग करके प्रोटीन मॉलिक्यूलर रूप में जमा कर दिया, उसकी कोडिंग कर दी और उसको एक मेमोरी के रूप में हमारे ब्रेन में डाल दिया। तो इस तरह से पता नहीं कितनी जो इन्फॉर्मेशंस है वो कोडिंग हो जाती है और मेमोरी के रूप में, नॉलेज के रूप में हमारे ब्रेन में जो है वो इकट्ठी हो जाती हैं। तो इसको हम कहते हैं सेंस परसेप्शन, और जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल है। और इस तरह से हमें नॉलेज जो है वो मिलती है और हमारी नॉलेज जो है वो इकट्ठी होती चली जाती है, ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, सिस्टमैटिक हो जाती है ब्रेन के अंदर। धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये प्रोटीन के जो बॉन्ड हैं वो ढीले हो जाते हैं और एज के साथ साथ जो याददाश्त है वो कमज़ोर हो जाती है।
तो नॉलेज को लेने का जो स्रोत है वो एक हमारा सेंस परसेप्शन भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो ये हमारी फिजियोलॉजी के हिसाब से, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसके हिसाब से ये जो है परसेप्शन है। इस परसेप्शन में जॉन लॉक ने एक बहुत अच्छी बात की है, टेबुला रासा के बारे में बताया है कि जो हर बच्चा होता है वो एक बिल्कुल इट्स लाइक ए ब्लैंक स्लेट, एक कोरी स्लेट है, और जो बच्चा पैदा होता है वो बिल्कुल उसके अंदर कोई भी नॉलेज अभी नहीं है, और हम उसको उसके सेंस ऑर्गन्स की और सेंसिटिविटी के माध्यम से उसको क्या करते हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस कराते हैं। और ये एक्सपीरियंसेस जो कि वो बच्चा अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू लेता है, ये एक्सपीरियंस एक्वायर हो जाते हैं, डिपॉजिट होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं, और इसके माध्यम से बच्चे को ज्ञान मिलता है। तो ये भी एक सोर्स ऑफ नॉलेज का जो है एक बहुत बड़ा सोर्स है, सेंस परसेप्शन। नेक्स्ट जो है वो है हमारा सोर्स ऑफ नॉलेज अथॉरिटी। अथॉरिटी का यहाँ पर मतलब है कि जैसे कि बहुत सारा जो ज्ञान ऐसा होता है कि जिसको हम ना तो सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ले सकते हैं, ना इंटेलेक्ट के थ्रू ले सकते हैं। तो हमें उसके लिए जो एक्सपर्ट्स हैं, जो उसके विशेषज्ञ हैं, उनके ऊपर निर्भर रहना रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि न्यूटन्स के लॉज हैं, तो न्यूटन्स के लॉज को जो उसने लॉज बनाए हैं, तो जो न्यूटन ने दे दिए हैं उनको हम केवल प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन हमें उनको एज इट इज़ मानना है। तो जैसे कि बहुत सारा ज्ञान है, अब इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग विशेषज्ञ हैं जिन्होंने कि सालों, पीढ़ियों दर पीढ़ियों, जनरेशन टू जनरेशन, हज़ारों साल जब किसी पर्टिकुलर फील्ड में रिसर्च करते हुए उनको हो जाता है और एक नॉलेज एक उनको मिल जाती है, तो फिर उसके ऊपर जो आने वाली जनरेशन्स हैं वो एज इट इज़ उसको बिलीव करती हैं। तो जब किसी विशेषज्ञ से, किसी बहुत ज्ञानी से हम जब ज्ञान लेते हैं, तो उस सोर्स ऑफ नॉलेज को हम अथॉरिटी कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पहली जो पिक्चर, जो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है, इसमें हम देख रहे हैं कि राजा जनक जो हैं वो अष्टावक्र से ज्ञान ले रहे हैं। तो अष्टावक्र एक महान ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, और उनके द्वारा अध्यात्म की जो है वो ज्ञान को ले रहे हैं। और दूसरी तरफ जो गुरुकुलों में जो गुरु जो है वो शिक्षा दिया करते थे राजकुमारों को, तो वो एक अथॉरिटी थी, और जो गुरु होते हैं उनकी जो दिया हुआ ज्ञान है उसको हमें एज इट इज़ स्वीकार करते हैं बिना उसमें किसी डाउट के। तो कुछ ज्ञान ऐसा होता है जिसको हम अथॉरिटी से लेते हैं, जिसको कि हम वर्बल टेस्टिमनी भी कहते हैं। और ये जो ज्ञान उनके द्वारा मिलता है, ये बिल्कुल सर्टिफाइड ज्ञान है। इट इज़ गिवन बाय अ वेरी रेनाउंड अथॉरिटीज़। नेक्स्ट जो सोर्स है वो है हमारा इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब है अंतर्दृष्टि, यानी कि जैसे कि किसी भी प्रॉब्लम का कोई सडन इंस्टेंट आंसर मिल जाना विदाउट द एड ऑफ एनी रीज़न और थॉट। मतलब कोई समस्या है और उस समस्या के बारे में अचानक से उसका आंसर मिल जाना, जबकि हमने उसमें कोई खास रीज़न या कोई थॉट नहीं लगाया, बस उसका सोल्यूशन हमारे सामने अचानक से आ गया है, तो इसे हम इंट्यूशन भी कहते हैं। जैसे कि हम पहली फ़ोटो में देख रहे हैं कि गौतम बुद्धा हैं, और गौतम बुद्धा को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उनको इसी तरह से हुई थी। और अभी भी कुछ मिस्टिक जो हमारे रिलीजियस पर्सन्स हैं, जैसे कि जग्गी सद्गुरु हैं, उनको यही कहा जाता है कि जो नॉलेज मिली हुई है वो इंट्यूशन के द्वारा मिली है। उन्होंने कोई खास कहीं जाकर शिक्षा को नहीं लिया है, लेकिन वो जगत गुरु हैं और उनको जो ज्ञान मिला है तो वो इंट्यूशन के थ्रू मिला है, कि अचानक से कोई ज्ञान जो है, सडन नॉलेज उनको मिल जाना, जबकि उसमें किसी भी सेंस ऑर्गन की या माइंड के किसी भी लॉजिक की इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर नहीं है। जैसे अगर आपने सुंदरकांड में देखा होगा तो उसमें एक जगह आता है कि जैसे जैसे
सीता जी को शगुन मिलते रहते हैं, तो मंदोदरी को उसी समय अपशगुन जो है वो मिलते रहते हैं, मतलब इंट्यूशन उनको होती रहती है कि कुछ गलत हो रहा है। उधर सीता जी को ये इंट्यूशन होती है कि उनके संग कुछ अच्छा होने वाला है, ये सुंदरकांड में लिखा हुआ है। तो इंट्यूशन जो है वो अचानक से इस तरह की फीलिंग को होना, उसे हम इंट्यूशन कहते हैं। ये हमारे जो ब्रेन का ना एक रैपिड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है, और ये एक प्रूफ है कि हमारी जो सोल है वो हायर पावर से जो है थोड़ी सी ज़्यादा कनेक्टेड है, और हम जो उसे फील कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को महसूस कर सकते हैं। और इंट्यूशन जो है वो हर इंसान को कभी ना कभी ज़रूर होती है, हर इंसान इस पावर को फील कर सकता है, और इंट्यूशन को शार्पन भी किया जा सकता है अगर हम अपनी सेंस ऑर्गन्स को बहुत अच्छे से उनको शार्पन रखें, और किसी भी घटना को किसी भी बात को बड़ा मेटिकुलसली ऑब्जर्व करें, और अपने आसपास के एनवायरनमेंट के लिए पूरी तरह अलर्ट रहें, और बहुत अच्छे से चीज़ों को सुने और विजुअलाइज करें। कॉशियसली अगर हम विजुअलाइज करें तो इंट्यूशन की पावर्स को बढ़ाया जा सकता है। और ये भी कहा जाता है कि जो इंट्यूशन पावर्स है वो फीमेल्स में ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू मेल्स। और बस ये इस तरह से हम फिलॉसफी के अगर हम नज़रिए से अगर हम इसको देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इंट्यूशन जो है वो उन लोगों को ज़्यादा होती है जो कि इंटरनली थोड़े से क्लीन होते हैं और चीज़ों के संग ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, उनको इंट्यूशन बहुत जल्दी होती है। और अगर हम साइंस के परसेप्शन से देखें तो जो अपने सेंस ऑर्गन्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं और बड़े शार्प ऑब्जर्वर होते हैं और चीज़ों के बारे में बहुत सोचते रहते हैं, उनको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अचानक से एकदम से मिल जाता है, तो इसको हम इंट्यूशन या अंतर्दृष्टि कहते हैं। नेक्स्ट जो ज्ञान का स्रोत है वो है रीज़न। रीज़न यानी कि तर्क। तर्क में बुद्धि का सहारा लेकर अनुमान लगाया जाता है। जैसे हम पुराने ज़माने में शास्त्रार्थ करते थे, और अगर हम किसी चीज़ को बहस करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं कि प्रमाण का सहारा लेते हैं। प्रमाण यानी कि प्रूफ, कोई लॉजिक, इसका सहारा लेते हैं, और इसके सहारे से हम किसी सिद्धांत की स्थापना करते हैं, किसी ज्ञान की स्थापना करते हैं। और इसमें बहस में कोई भी व्यक्ति जो है वो बहस में हिस्सा ले सकता है, भागीदारी कर सकता है और अपने पक्ष को प्रस्तुत कर सकता है, और अपने पक्ष के उस पक्ष के तरफ सिद्धांत में वो अपने प्रूफ दे सकता है। वैसे तो लॉजिक जो है इसमें लॉजिक का प्रयोग किया जाता है, तर्क का प्रयोग किया जाता है, संवाद का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग है उनके अंदर जो इमोशंस हैं वो एक बहुत बड़ा फैक्ट है। ह्यूमंस कितना भी तर्क करें अपने आप को इमोशन से अलग नहीं कर सकते, इसीलिए रीज़न में इमोशन का एक बड़ा ही क्लोज कनेक्शन है। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी घटनाक्रम को लेकर या किसी बात को लेकर अगर वो वाद विवाद करता है, डिबेट करता है, अपना पक्ष रखता है, तो वो तब रखता है जब उसका अपनी बात में पूरा विश्वास होता है। क्योंकि हमने पहले बताया था कि 3 एलिमेंट्स होते हैं, तो उसमें पहला एलिमेंट है कि बिलीफ। तो जब हमको जो नॉलेज है, हमारे पास जो नॉलेज है, जब हमको उसमें पूरा विश्वास है, तो हम उसको सही सिद्ध करने के लिए प्रूफ रखेंगे। तो इसका मतलब कि जो हमारा बिलीफ है वो कहीं ना कहीं इंटरनली हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत गहराई की बात है कि जब हम रीज़न आउट करते हैं, जब हम तर्क देते हैं, उस तर्क में भी हम वही प्रमाण देते हैं जिन प्रमाण को इंटरनली हम कहीं ना कहीं इमोशनली उसके संग अटैच्ड होते हैं। लेकिन तर्क हम ज़रूर देते हैं और हम इसमें प्रूफ ज़रूर देते हैं, प्रमाण ज़रूर देते हैं, और उन प्रमाणों के और तर्क के आधार पर अपनी बुद्धि का सहारा लेकर हम एक अनुमान लगाते हैं और अपने ज्ञान को सही
सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रक्रिया में जो ज्ञान हासिल होता है वो भी ज्ञान प्राप्त करने का एक स्रोत है। पुराने समय में बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि जब तपस्या कर लेते थे, साधना कर लेते थे, या गुरुकुलों में बड़े बड़े गुरुओं से शिक्षा ग्रहण कर लेते थे, तो आपस में शास्त्रार्थ कराते थे, डिबेट कराते थे। डिबेट का जो पर्पस होता था वो किसी की हार या किसी की जीत नहीं, लेकिन किसी सर्वमान्य ज्ञान की स्थापना करना होता था कि हम किसी एक ऐसे ज्ञान को सिद्ध प्रूफ कर दें कि जो आने वाली जनरेशन्स के लिए एक माइलस्टोन बन जाए। तो इस तरह से जो ज्ञान की जो है वो स्थापना होती थी। तो जो रीजन आउट करना है, जो तर्क करना है, जो डिबेट करना है, वो भी एक सोर्स ऑफ नॉलेज है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटेशन। ये एक वैज्ञानिक विधि है और इसमें सिचुएशंस को कंट्रोल करके जो है ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में जब हमें ज्ञान लेना है तो उसमें वातावरण का क्या प्रभाव है, जैसे कि हीट का क्या इफ़ेक्ट है, लाइट का क्या इफ़ेक्ट है, या किसी केमिकल का क्या इफ़ेक्ट है, किसी स्टिमुलस का क्या इफ़ेक्ट है। तो सेम सिचुएशन जो आने वाले समय में आउटर एनवायरनमेंट में हो सकती है, उन वेरिएबल्स को, उन चीज़ों को लेबोरेटरी के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर कंट्रोल करके, और ये देखा जाता है कि उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और उस आधार पर जो परिणाम निकलता है, निष्कर्ष निकलता है, वह जो ज्ञान होता है वो हम उसको एक्सपेरिमेंटेड जो नॉलेज है, साइंटिफिक नॉलेज है, जो हम उसको कहते हैं। तो ये भी बहुत एक वैज्ञानिक विधि है, बड़ी प्रामाणिक विधि है, और इसके द्वारा बहुत ही साइंटिफिक नॉलेज जो है वो ली जाती है। और अभी हम ज़्यादातर एक्सपेरिमेंटेशन जो विधि है, जो सोर्स ऑफ नॉलेज है, इसी को हम बहुत महत्व देते हैं। ये एक प्रोसेस है, एक्सपेरिमेंट करने की प्रोसेस है। तो एक्सपेरिमेंट करके ज्ञान को प्राप्त करना भी एक सोर्स ऑफ नॉलेज है। नेक्स्ट है रिविलेशन। रिविलेशन का मतलब है कि प्रकट होना। अब ये बहुत एक प्राचीन हमारी एक परंपरा है, ज्ञान प्राप्त करने का साधन है। तो जिसे हम ब्रह्म ज्ञान या श्रुति ज्ञान भी कहते हैं। इसका श्रुति ज्ञान का, रिविलेशन का जो संबंध है वो धार्मिक ज्ञान से है। यह एक यूनिवर्सल नॉलेज है जो कि हमारे देश की सीमाओं से बंधा हुआ नहीं है, और ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, अल्टीमेट ट्रुथ है, जिसमें किसी भी तरह का चेंज जो है वो नहीं किया जा सकता। और ये माना जाता है कि जब ये ज्ञान जो है वो स्वयंभू है। स्वयंभू मतलब कि ये स्वयं प्रकट हुआ है। जब प्राचीन ऋषि मुनि जब तपस्या में लीन थे, तो यह ज्ञान उनके अंतर मन में अपने आप ही प्रकट हुआ, और कई कल्पों तक ये ज्ञान एक दूसरे को सुना कर ही सिखाया गया। तो इसको हम श्रुति साहित्य कहते हैं। मतलब श्रुति मतलब सुनना, सुनकर सीखना। और इसमें वेदों का जो है सबसे ऊपर सर्वोपरि स्थान आता है। वेद जो है वो विद धातु से बने हैं, जिसका अर्थ है जानना। और इस तरह से श्रुति साहित्य में वेदों का प्रथम स्थान है। और हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और जो ये ज्ञान है ये स्वयं प्रकट हुआ है, और इस ज्ञान को अब जो है बाद में जो इसका संकलन है वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने किया, और अब इसका जो अध्ययन है वो बाद में कराया जाता है। दूसरे जो इस तरह का जो आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत है वो है स्मृति ज्ञान, मेमोरी बेस्ड ज्ञान जो है। और इसमें कहा जाता है कि जितने भी जो सामान्य जीवन के आचार विचार और जो विषय हैं उनकी चर्चा है। मनुस्मृति को सबसे पुराना स्मृति ग्रंथ माना गया है। और जैसे हमारी रामायण है, महाभारत है, गीता है, तो ये सब जो हैं ये स्मृति पुराण हैं, स्मृति ग्रंथ हैं।
और पुराण भी जो हैं वो स्मृति ग्रंथ हैं। हमारे 18 पुराण हैं, जिनमें से मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन है। और जो शिक्षा है वो हमें इनके द्वारा भी मिलती है। तो ये जो हमारा स्मृति ज्ञान है, ये भी सोर्स ऑफ नॉलेज है। और इनके द्वारा हम जो जीवन का जो आचार विचार और व्यवहार है वो कैसे होना चाहिए, ये सब हम इनके द्वारा सीखते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम फिलॉसफी के हिसाब से देखें तो ज्ञान के प्रकार, ज्ञान कितने प्रकार का है। तो ज्ञान फिलॉसफी के हिसाब से 2 तरह का है, अपराविद्या और पराविद्या। सबसे पहले कि अपराविद्या क्या है। अपराविद्या को हम लोअर नॉलेज भी कहते हैं। जैसे कि जितनी भी बुकिश इंफॉर्मेशंस हैं, या कह लीजिए कि जितने भी विभिन्न विषय हैं जो कि इस धरती से संबंधित हैं, इस लोक से संबंधित हैं, इस संसार से संबंधित हैं, उनको हम अपराविद्या कहते हैं। जो कि इस लौकिक संसार से रिलेटेड हैं, जो जिस संसार में हम रहते हैं, जो ब्रह्मांड हमें दिखाई दे रहा है, जो जल, पृथ्वी और वातावरण, इसमें रहने वाले लोग और इसमें जितनी भी हमारी नॉलेज है, वो सब जो वर्ल्ड बनता है, जो एक लौकिक संसार है, इससे रिलेटेड जो विद्याएं हैं उनको हम अपरा विद्या कहते हैं। इसमें जो मेन हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि 10 अपरा विद्याएं होती हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, नक्षत्र, वास्तु, आयुर्वेद, वेद और कर्मकांड, ये 10 जो हैं वो अपरा विद्याएं हैं। और गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये अपरा शक्ति हैं। जो इनको जान जाता है, जो व्यक्ति इनको समझ लेता है, इनका ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो अपरा ज्ञान से युक्त हो जाता है। ये जो है इंटेलेक्ट और सेंसेस, जो हमारा मन है और जो हमारी बुद्धि है और जो हमारी इंद्रियां हैं, इनसे जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो एम्पिरिकल हमारी नॉलेज है, मतलब जो हम एक्सपेरिमेंट करके जो हम नॉलेज को लेते हैं, उसको हम अपरा विद्या कहते हैं। और ये जो अपरा विद्या है ये बहुत सीमित है, जो इस दुनिया तक ही लिमिटेड है, फाइनाइट वर्ड तक ही लिमिटेड है। और इसमें जितने भी साइंस है, ग्रामर है, लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स है, फिलॉसफी है, जितने भी ज्ञान है, वो सारा ज्ञान अपरा विद्या के अंतर्गत आता है। अब परा विद्या क्या है? परा को संस्कृत में कहते हैं कि सबसे उत्तम, हाईएस्ट पॉइंट, सबसे उच्च, और इसको हम ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। और परा विद्या जो है वो सबसे हायर, उच्च श्रेणी का नॉलेज है, उच्च श्रेणी का ज्ञान है। और हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि केवल परा विद्या ही है जो कि वर्ल्ड वाइड नॉलेज है, जो कि जानने योग्य है। और जो परा विद्या है ये अज्ञान को हटाती है, अज्ञान की बाधाओं को दूर करती है और ईश्वर की प्राप्ति कराती है, जो कि भारतीय दर्शन का मुख्य लक्ष्य है। भारतीय इंडियन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग शिक्षा या ज्ञान का जो उद्देश्य है वो रियलाइजेशन है, सेल्फ रियलाइजेशन है, यानी कि स्व अनुभूति जो है, खुद को प्राप्त करना ही जो है वो शिक्षा का लक्ष्य है। और खुद में क्या है कि परमात्मा है, ईश्वर को, तो ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर में मिल जाना और जन्म मरण के इस साइकिल से अपने आप को दूर करना ही ज्ञान का उद्देश्य है। तो ये जो परा विद्या है वो इस साइकिल से फ्री कराती है, जन्म और मृत्यु की जो चक्र हैं उनसे फ्री कराने वाली, उनसे आजाद कराने वाली जो विद्या है उसको परा विद्या कहते हैं। जो परा विद्या है ये कोई कॉन्सेप्ट्स या इमोशंस का नॉलेज नहीं है, बल्कि ये एक उस दुनिया का, एक अलौकिक और पारलौकिक दुनिया का ज्ञान है, जो कि हमारी सेंसेस और हमारे इस जो मॉर्टल वर्ल्ड है, जो ये एक नाशवान संसार है, इस दुनिया से एक बियॉन्ड, एक परे एक दुनिया है,
परा मतलब परे, तो उस परे की जो दुनिया है उसको जानना ही परा विद्या, परा ज्ञान है। इसमें एक छोटी सी कहानी है कि एक बार जो है नारद मुनि जो है वो सनत कुमार जी के पास गए और उन्होंने कहा कि मैंने जितना भी ज्ञान है वो सारा ज्ञान मैंने सीख लिया है, जैसे मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र, सभी भाषाएं, सारे व्याकरण, सारी ज्योतिष विद्या, मैथमेटिक्स, मैंने सब कुछ सीख लिया है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट नो द स्पिरिट ऑफ द थिंग्स, जो मुझे एक आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान मुझे नहीं है। मुझे आई एम फुल ऑफ सॉरो, ग्रीफ एंड रिमोर्स, और मुझे जो है अंदर से जो है अभी भी मैं खुश नहीं हूँ। और जो परमात्मा है, परमात्मा परम आनंद है, जो ईश्वर है, ईश्वर इज द इनफाइनाइट जॉय, इनफाइनाइट हैप्पीनेस, तभी उसका नाम परमानंद है। परम आनंद, परम आनंद की अनुभूति ही परमात्मा है। तो मुझे उसका ज्ञान नहीं है, देन प्लीज लीड मी टू द रियल नॉलेज, मुझे जो वास्तविक ज्ञान है उसकी तरफ लेकर जाइए। तो इस दुनिया से परे जो है ईश्वर का ज्ञान लेना, ईश्वर की अनुभूति करना ही परा ज्ञान है। और लेकिन परा ज्ञान से पूर्व अपरा विद्या का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो जो ये कंडीशन है कि पहले अपरा विद्या का ज्ञान होना चाहिए और अपरा विद्या के ज्ञान के बाद ही परा विज्ञान के ज्ञान को समझा जा सकता है, जो कि इस ब्रह्मांड से, इस नश्वर ब्रह्मांड से एक परे, इस प्रकृति से अलग एक अलग ही ज्ञान है। और ये ज्ञान है कि इंडिविजुअल सेल्फ को उस सुप्रीम हायर सेल्फ से मिलाना। तो ये जो है एक जो ज्ञान का प्रकार है वो पराविद्या और अपराविद्या, ये भारतीय दर्शन के अनुसार है। ज्ञान को अलग अलग प्रकारों में, अलग अलग तरीकों से क्लासिफाई किया गया है। इसको हम अभी आगे और स्टडी करेंगे। यहाँ तक हमने अभी पढ़ा है, आगे का जो वर्गीकरण है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। इसमें अगर हम ये कहें कि ज्ञान क्या है, तो संक्षेप में अगर हम बायोलॉजिकली ज्ञान को समझा पाएं तो उसका मतलब है कि अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू जो हम परसीव करें वो एक ज्ञान है। लेकिन अगर हम भारतीय दर्शन के अनुसार देखें तो परम सत्ता को जानना और परम सत्ता में अपनी आत्मा को मिलाना और परमानंद की अनुभूति करना ही ज्ञान है। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।